ठीक है, तो कल हमने राउंड अप तक, लास्ट लेक्चर में राउंड अप तक देखा था कि डेसिमल प्लेसेस को राउंड अप कैसे करना है। कैसे डिपूरी रेशो है, ठीक है। तो म्यूट पे तो नहीं हो, म्यूट पे हो, ठीक है। तो हमने ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे कस्टमर के टेबल में एक करेंसी का एक कॉलम है। करेंसी ये वाला एनुअल इनकम, ठीक है। इसका डेटा टाइप एक बार देख लो क्या है, करेंसी में डॉलर है, ठीक है। तो इसको ये कर सकते हैं। ये डेटा टाइप हमने इसका एबीसी था, मतलब टेक्स्ट था, तो उसको करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। So every time I do this operation, I get this that replace current and add new share. तो आप ये मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया अभी, ठीक है। हाँ। बीच में अप्लाइड स्टेप्स के बीच में कहीं पे क्लिक किया और मैं कुछ ऑपरेशंस करता हूँ ना इस पे, भी मान लो कि मैं सर इसका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। हेलो हेलो स्क्रीन दिख रहा सर। हेलो स्क्रीन दिसत नाही आहे। नाही सर स्क्रीन दिसत नाही. वेट वेट वेट, अरे मी शेअरच नाही केली। वेट वेट वेट, मैं शेयर कर रहा हूँ। सांगितलं ऑनलाईन असं म्हटलं की असं गोंधळ बसला, बोलत पण नाही आहे। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर 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 विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ visible है सर. Yes, sir. Visible. ओके ओके, थैंक यू। तो पहिल्यापासून सांगा सर. हाँ यस, अभी देखो ये कस्टमर के टेबल में एक एनुअल इनकम नाम का एक कॉलम है, राइट। अगर मैंने इसको क्लिक किया और इसका डेटा टाइप चेक किया तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, बट इसके अंदर जो वैल्यूज पुट हुई है वो एक इंटीजर, मतलब एक वैल्यूज है, राइट। वो अगर वो टेक्स्ट रहेगा तो उसपे कुछ ऑपरेशंस करने रहेंगे मुझे मैथमेटिकल, तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसके लिए उसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप मुझे उसको करेंसी के इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कोई भी डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो, इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं होल नंबर भी ले सकता हूँ इसके, इसमें 1 2 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी स्टेप्स में हूँ, मतलब इन बिटवीन स्टेप्स में हूँ, और मैंने अभी देखो ये जो करंट कैपिटलाइज ईच वर्ड का जो स्टेप था, उस स्टेप्स में जो आउटपुट आया था, ये जो टेबल है आपको वो उस टाइम का आउटपुट दिखाएगा, ना कि लास्ट वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज किया तो मुझे वो ऐसा आएगा कि आपको वो स्टेप्स इंसर्ट करना है कि इसके बीच में, यहाँ पे अगर इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो जाएगा स्टेप। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई नया स्टेप ऐड करता हूँ तो वो उसके नीचे ऐड हो जाएगा, बट इन बिटवीन अगर मैं कुछ सेलेक्ट करके स्टेप्स ऐड करना चाहता हूँ तो ऑलवेज मुझे पॉपअप आएगा उसका कि ये जो स्टेप्स है इसके बीच में आपको वो स्टेप्स ऐड करनी है। यही था ना तुम्हारा डाउट? No, like if I'm changing anything, it will show me two change column type, that is replace current and add step. So what is the difference? Like if I select replace current, it won't be adding these steps over here. नो, वो भी मान लो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को अगर मुझे चेंज करना है ना, तो अभी मान लो कि इसका 1 2 3 डेटा टाइप, राइट, और मुझे इसको लेट्स से डेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे ये एक ऐसा डिप्लेस आएगा, वो क्या बोल रहा है कि
जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है इस पर्टिकुलर कॉलम का वो एक इंटीजर वैल्यू, राइट? अगर मैं उसको किसी और डेटा टाइप में चेंज करना चाहता हूँ तो दिस ऑपरेशंस आपको करंट जो कॉलम है उसके ऊपर करना है या नहीं? तो उसका जो एग्जिस्टिंग जो जो ये वैल्यू वाला उसका डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा अगर मैंने इसको रिप्लेस करंट किया। तो एग्जिस्टिंग जो स्टेप है ना उसमें वो चेंजेस हो जाएगा, और ऐड न्यू स्टेप किया तो इसके नीचे एक स्टेप ऐड हो जाएगा। Oh, Okay? so basically in one single step we have done two actions. हाँ, यस। ओके, सो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। And so what's the difference between decimal number and fixed decimal number? फिक्स डेसिमल अभी जैसे कि ये वाला जो है वो 0.00 करके जो होता है ना, एक एक फिक्स नंबर होता है वो। अभी जैसे कि ये करेंसी का जो कॉलम है इसमें कोई डेसिमल नहीं, देखो इसका वैल्यू मैं अगर फिक्स डेसिमल करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड ले लेता है मेरा 0.00, 2 डेसिमल प्लेसेस Okay. स्टैंडर्ड, सबका वो स्टैंडर्ड कर देगा। Right. लेकिन मैं अगर डेसिमल प्लेसेस करता हूँ Oh, then we can have as many numbers after this. वो डिपेंड करता है कि अगर वो एक कैलकुलेशन से आया हुआ, हाँ. तो मैं सपोज एक कैलकुलेशन करके एक कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने डेसिमल का ऑप्शन लिया हुआ है, तो उसके जो पॉइंट के आगे के डेसिमल है ना वो मल्टीपल्स दिखाएंगे, ना कि 2 दिखाएंगे मुझे। तो वो इसलिए है वो। तुम्ही स्टेपचं काय मध्ये सांगितलं ते परत एकदा. हाँ, सब। अगर ये स्टेप्स का मैंने ये बोला था कि मान लो कि आपने ये कैलेंडर टेबल ओपन किया और वापस आप कस्टमर टेबल पे चले गए, तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी लास्ट स्टेप पे होता है। लेकिन ऑपरेशन कई बार करने के टाइम पे मान लो कि आपने कोई बीच वाली स्टेप सेलेक्ट की है स्टेप चेक करने के लिए, और आप भूल गए वापस से ये स्टेप सेलेक्ट करना, तो इस मूवमेंट पे ये रिनेम कॉलम्स मैंने जो ऑपरेशन यहाँ पे स्टेप की थी ना, ये जो टेबल है मुझे उस टाइम का आउटपुट दिखाएगा, ना कि ये चेंज टाइप 3 वाला आउटपुट। अभी जैसे जैसे अभी देखो ये लास्ट वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला चेंज टाइप 3, इसमें मैंने ये एनुअल इनकम वाले कॉलम का डेटा टाइप चेंज किया था। बट लेकिन मैं ये ऊपर वाली स्टेप्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका डेटा टाइप अभी भी एपीसी दिख रहा है। Right. ठीक है, तो मैं अगर इस मोमेंट पे इसका डेटा टाइप चेंज करता हूँ तो वो मुझे क्या बोलेगा कि यहाँ पे इस रिनेम कॉलम के स्टेप के बाद आपको कोई नई स्टेप्स ऐड करनी है क्या, कोई ऑपरेशंस ऐड करना है क्या? अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो वो स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लेट्स मैं यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखो ये चेंज टाइप की एक स्टेप ऐड होती है। लेकिन इन बिटवीन स्टेप्स ऐड जब करते हो ना तो हो सकता है कि आगे के जो आपकी स्टेप्स है उसमें एरर आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो डिपेंडेंट कॉलम हो किसी और ऑपरेशंस का, आपके स्टेप्स का। तो इसीलिए इन बिटवीन कभी भी स्टेप्स ऐड नहीं करनी है। जो ऑपरेशंस है मतलब जो स्टेप्स है आप थोड़ा लॉजिकली सोच के ही स्टेप्स ऐड करते चलो। हो सकता है कि जैसे कोई टेक्स्ट का कॉलम हो तो आपने उस पे एक्सट्रैक्ट वगैरह आप यूज करके उसमें से कुछ आउटपुट बाहर निकाला हो, और अगेन आप उस टेक्स्ट का डेटा टाइप चेंज कर दोगे तो वो जो आपने आउटपुट निकाला हुआ है दूसरी स्टेप्स निकाली हुई एक्सट्रैक्ट को यूज करके, तो उसका वो स्टेप्स में एरर आ जाएगा, क्योंकि वो कंसिडर क्या चल रहा है कि जिस कॉलम को यूज करके आपने ये ऑप्शंस यूज किया था वो टेक्स्ट कॉलम है, और उसका ही डेटा टाइप अगर आप चेंज कर दोगे, उसको डेसिमल या इंटीजर कर दोगे, तो वो लॉजिक में पावर बीआई के बैठेगा नहीं, वो ढूंढता रह जाएगा कि वो टेक्स्ट कॉलम कहाँ पे है। तो इसलिए वो स्टेप एरर आ जाएगा। इसलिए लास्ट स्टेप ओपन केल्यावर काही चेंजेस वो क्योंकि ये एनुअल इनकम के इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी ना, इस कॉलम को हमने किसी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज नहीं किया था, इसलिए वो कुछ एरर नहीं शूट करेगा। Correct. Is there any ideal practice like in one step you can have these many actions or something like? रियल प्रैक्टिस ये कहती है कि हमेशा अप्लाइड स्टेप्स जितनी कम हो उतने अच्छा है। Oh. ये स्टेप्स जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वर्टीपैक इंजन है पावर बीआई का वो सब काम करता है इसमें। मतलब आपके पावर बीआई रिपोर्ट्स में जो रिपोर्ट आपको दिखती है वो सबसे पहले पावर क्यूरी में आता है, ये सारे ऑपरेशंस करता है, फिर पावर बीआई डेस्कटॉप में जाता है, फिर वो आपको रिपोर्ट रिजल्ट शो करता है।
यहाँ पे जितनी ज्यादा स्टेप्स रहेगी उतना आपका रिपोर्ट्स लोड होने में टाइम लेगा. Then, sir, I try to do maximum things in one step only. Why would I have, why would I have steps then, if this is the case? नो बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप मैक्सिमम स्टेप्स एक स्टेप्स में कर सकते हो. जैसे कि अभी हमने जो चेंज टाइप वाला जो किया था वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, बट हो सकता है कि आपको कोई कॉलम्स क्रिएट करने हो. Okay, Multiple so we columns. need to analyze like which is a big step and for that only. But this would विच be विच इज नेसेसरी. okay. आपको एक्चुअली नेसेसरी कितनी है उतना ही आप अप्लाइड स्टेप्स करो, ठीक, और बाकी का जो है वो डेक्स का यूज करके पावर बाय डेस्कटॉप में करो. ठीक. Got it. सर समजा आपण 10 स्टेप्स लिहिले पण नंतर आपल्याला कळालं की समजा एक स्टेप आपल्याकडून मिस झाली हम्म. तर आपण समजा 5th स्टेपवर जाऊन तिकडे चेंज करू शकतो. करू शकतो चेंज, बट अकॉर्डिंगली ज्या बाकीच्या स्टेप्स आहेत ते पण त्या स्टेप्स तुम्ही चेक करत चला. जसं मी आता इथे ऍड केलं ना, मग तुम्ही काय करा त्याच्या खालची स्टेप सिलेक्ट करून तिथे आउटपुट काय येतंय ते चेक करा. इथे काही एरर तर नाही येणार. सो सगळ्या स्टेप्स क्रॉस चेक करत खाली लास्टच्या स्टेप पर्यंत या की कुठे एरर आहे. जर कुठे एरर आली तर ती रिझॉल्व्ह करा. तसं एरर सहित जर टेबल लोड केला तर लोड होणार नाही पॉवर बीआय मध्ये. ओके, सो लेट्स से आता रिक्वायरमेंट अशी है माझी, यहाँ पे ये जो इनकम की जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज पे मुझे कंडीशंस डालनी है कि यहाँ पे मैंने कंडीशंस कुछ लिखी हुई है कि अगर मेरा एनुअल इनकम 1,50,000 से ज़्यादा है तो आउटपुट पे मुझे वेरी हाई चाहिए. अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो हाई चाहिए, और 50,000 से ज़्यादा है तो एवरेज चाहिए. मतलब एक ऐसा मुझे कॉलम चाहिए जिसमें एनुअल इनकम की जो वैल्यूज है, लेट्स से यहाँ पे 90,000 है, तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे सामने एक कॉलम चाहिए जो मुझे दे कि इसका हाई करके ऐसा वैल्यू आए यहाँ पे इस कॉलम में, इस रो में. 60,000 के लिए एवरेज आए, अगेन 60 के लिए एवरेज, 80 के लिए एवरेज ही, 50,000 से ग्रेटर देन. ठीक है, तो ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यस, तो ये कंडीशनल कॉलम एक ऑप्शन है. हमने एक कॉलम्स का इससे पहले कल हमने एक यूज किया था यहाँ पे ऐड कॉलम्स में, हमने ये कस्टम कॉलम यूज किया था कल, राइट. तो यहाँ पे दूसरा एक कंडीशनल कॉलम है, देखो यहाँ पे. तो मैं एनुअल इनकम के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जिसपे मुझे कंडीशंस डालनी है. इन कंडीशनल कॉलम तो इसका नाम देते हैं, क्या नाम दिया है, इनकम लेवल. यहाँ पे कस्टम की जगह मैं नाम देता हूँ इसको इनकम लेवल. ये काइंड ऑफ इफ स्टेटमेंट है. जब आप एसक्यूएल लर्न करोगे तो वहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट्स होती है. और ये इफ स्टेटमेंट मतलब ये जनरल इफ स्टेटमेंट है कि अगर इवन एक्सेल में भी हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं कि अगर मुझे आउटपुट ये रहेगा मेरा, तो रिजल्ट में मुझे ट्रू और फॉल्स देना पड़ता है कि अगर ये रिजल्ट रहेगा तो ये आउटपुट चाहिए. मतलब लॉजिक अगर मेरा सेटिस्फाइड करता है तो मुझे ये रिजल्ट दो, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो अनदर रिजल्ट दो, मतलब ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इफ की जगह पे मेरा सबसे पहले एनुअल इनकम का कॉलम में सेलेक्ट करूंगा कि एनुअल इनकम ओके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाला 1,50,000. then output should be very high. For 1,50,000 very high. Okay, अभी मुझे क्लॉज ऐड करना है तो मैं ऐड क्लॉज करूंगा. अनदर इफ स्टेटमेंट, अगेन एनुअल इनकम is greater than equal to 1 lakh. Then output should be high. Third add clause. Annual income is greater than or equal to 50,000. Then average. अभी जो बचा क्या 50,000 से कम वाला, तो यहाँ पे ऐड क्लॉज करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली जो लास्ट वाला इल्स है उसको आउटपुट दे सकते हो. तो इल्स को मैं क्या दे रहा हूँ, लो करके.
means low. आमची ऑप्शन मध्ये नाही. कंडिशन टाक. Greater than I want to comment very high. त्याचं meaning does not Sir, equal पण to हा जो means नवीन column आहे तो start end ला येतो. in- ऑलवेज जे कॉलम्स तुम्ही क्रिएट करतात ते सगळे एंडलाच सर आपण घेऊ शकतो. कॉलमची पोझिशन चेंज करू शकतो. याचं meaning कसं करायचं? Drag it on. match करायचं. एक स्क्रीनवर बघ मी दाखवतो. मी आता इन्कम लेवलला मला इकडे घ्यायचं असेल तर मी याला इकडे हा, तेच. अपडेट वर्जन मध्ये बेगिन्स शिफ्ट होऊ पासून शकतो. लो हायस्ट बेगिन्स पासून बेगिन्स विथ बेगिन्स एवढं पण नाही येतं. याच्यामध्ये म्हणजे इथे ऑप्शन मध्ये ग्रेटर दॅन इक्वल टू त्यांचं बेगिन्स पासून स्टार्ट आहे. No place. बेगिन्स पासून स्टार्ट आहे. ते काम करतात तसं ते एकच फिल्टर करून झालंय का रे इथपर्यंत? अवरेज कर अवरेज एल्स मध्ये बाकीच्या अवरेज सर कलची सांगा की अजून एकदा. काय म्हटलंस? तर ते करन्सी चेंज करायचं म्हणलं ना डेटा टाईप त्याचं स्टेप सांगा कसं करायचं. नाही, आवाज येत नाही रे. काय म्हणतो तू? तर करन्सी चेंज कर कसं चेंज करायचं ते सांगा सर. करन्सी डेटा टाईप का? हा ओके, बघ याच्यापेक्षा अगोदर होतं ना स्टेप ते. हे बघ, हे अॅन्युअल इन्कमचा लेट्स से माझ्याकडे कॉलम आहे राईट. याचा ओके डेटा येस सर. टाईप फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी म्हणून होता. येस सर. हे वन इथे अॅन्युअल इन्कमच्या शेजारी इथे नंबर दिसतो का, ह्याच्यावर ज्यावेळेस मी क्लिक करतो ना तर त्याचे डेटा टाइप्स ओपन होतात इथे. येस सर ओके. तर तिथनं तू सिलेक्ट करू शकतो. मग तिथून आपल्याला ते करन्सी सिलेक्ट करायचं का सर? करन्सी केला तरी चालेल, होल नंबर केला तरी चालेल. ओके ओके. आणि ते कन्वर्ट कसं करतात सर मग? हॅलो, हा सर कन्वर्ट कसं करायचं सर ते? काय म्हणतोय तू? कम्प्लीट कसं करायचं? नाही कन्वर्ट म्हणजे समजा एका सिलेक्ट कर. हा Convert ते top वाला सांगायचं. Text to number कसं convert करायचं. हे काय नाही सर ते नाही. आता हे आलं सर. म्हणजे कसं इंडियन रुपी आहे. इंडियन रुपी मधनं एक डॉलर मध्ये कन्वर्ट करायचं डॉलरला इंडियन रुपीज मध्ये कन्वर्ट करायचं. तसं करन्सीचा एक्सेल मध्ये कसं करन्सी असतं तसं इथं नाही येते करन्सी. ते करन्सी कन्व्हर्टरचं मग तुमच्याकडे तो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर असतोय. लेट्स से तुमच्याकडे मल्टिपल असं इकडे आपल्या इथे पर्टिक्युलर कंट्रीसाठी असं काही नसतं. लेट्स से डेटामध्ये सपोज सिंगापूरचा डेटा हँडल करताय. लेट्स से तिकडे त्यांच्याकडे सिंगापुरियन डॉलर असतो. तर तुमच्याकडे जो डेटा येतो तो तुम्ही रुपीज मध्ये किंवा इंडियन रुपीज मध्ये त्याचं कॅल्क्युलेशन किंवा जे अनालिसिस असतात ते तुम्ही त्याच्या इंडियन रुपीज मध्ये करत नाही. लेट्स से इथे 90,000 आहे आणि तुम्ही ज्या क्लायंटसाठी हा अनालिसिस करताय त्याचं जी करन्सी आहे ती डॉलर मध्ये. सो तो ऑलवेज प्रिटेंड करताना कन्सिडर करताना दिस इज $90,000 कन्सिडर करतो ना की 90,000 रुपीज. सो तुम्हाला कन्व्हर्जनची गरज नाहीये. लक्षात येत आहे का? आता हा जो 90,000 आहे लेट्स से की हा एक इंडियन क्लायंट आहे. त्याच्यासाठी हे 90,000 रुपीज असतील ना की $90,000.
पण भाऊ सर रिपोर्ट येस सर, पण रिपोर्ट मध्ये जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो किंवा रिक्वायरमेंट जे असते ते आपण सॉल्व्ह करत असताना, म्हणजे रिलेटेड टू सेल्स किंवा काहीतरी असं प्रोडक्ट प्राइस प्राइस जे असतं, समजा तिथं वर खाली झालं तर कसं, नाहीतर ऑटोमॅटिकली करेक्ट होत आहे का नाही तर. तुझा आवाज मला व्यवस्थित येत नाहीये, म्हणजे कसं तुला असं म्हणायचंय का की लेट्स से की हे 90,000 आहे, सो मग अनालिसिस करताना हे कसं समजणार की हे डॉलर मध्ये की रुपीज मध्ये असं. येस सर, म्हणजे सेल्स एक कुठला तरी टेक असलं समजा, तर आपल्याला ते म्हणतोय, नाहीतर ते ऑटोमॅटिकली ते करेक्ट होऊन जाणार का असं हे बघ, विचारतोय. आता कसं असतं की लेट्स से तुझ्याकडे जर करन्सीचा जो डेटा आहे ना, करन्सीचा डेटा सपोज मिक्स डेटा असेल की कुणाची करन्सी रुपीज मध्ये, लेट्स से की ते एक 90,000 आहे राईट, आणि हा जो क्लायंट आहे लेट्स से इथे ईमेल ऍड्रेसच्या जागी क्लायंटचे नाव आहेत किंवा कंपनीचे नाव आहेत, इथे $90,000 मध्ये, इथे 60,000 USD मध्ये. तर मग त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की त्यांच्याकडे एक एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टरचा एक टेबल असतो करन्सी कन्व्हर्टरचा. मग इथे सपोज तुझ्याकडे एक कॉलम असेल, त्या कॉलम्स मध्ये लेट्स से की एक कुठली तरी करन्सी तू सिलेक्ट करशील, लेट्स से की इंडियन करन्सी फॉर एक्झाम्पल. मग तुझ्याकडे इथे एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टरचा कॉलम असेल की जिथे तुला त्या करन्सीचं होम करन्सी मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल, तो फॅक्टर तुझ्या इथे अवेलेबल असेल तुझ्या डेटामध्ये. मग ते मल्टिप्लिकेशन किंवा ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर जो लास्ट कॉलम जनरेट होईल ना, तो कॉलम तुझा फायनल कॉलम होईल होम करन्सीचा. मिक्स करन्सी तू यूज नाही करू शकत अनालिसिस साठी. मिक्स करन्सी जर यूज ओके केली ओके अनालिसिस साठी तर त्याचा आउटपुटच समजणार नाही ना की तू प्रॉफिट मध्ये की लॉस मध्ये. लेट्स से ओके की ओके तू सर, कळालं सर, कळालं. $90,000 USD डॉलरचं प्रॉफिट केलाय आणि 60,000 SGD डॉलरचा लॉस केलाय, सो ऍक्च्युअल फिगर जी आहे ती तुला समजणार नाही जोपर्यंत तू कुठलं त्या दोन्हींचं पण एका करन्सी मध्ये कन्व्हर्जन करत नाही. ओके ओके सर. ओके, सो त्याचा जो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर असतो ना, तो इथे आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला असतो. आणि जर नसेल तर आपण तो घेऊ शकतो की USDचं SGD मध्ये किंवा USDचं इंडियन रुपीज मध्ये काय कन्व्हर्जन आहे फॅक्टर, तो आपण घेऊ शकतो. ओके सर, अंडरस्टँड सर. ओके, ठीक आहे. आता इथे ना आपल्याकडे जो डेट ऑफ बर्थचा कॉलम आहे ना, त्याच्यातनं इयरचा एक कॉलम क्रिएट करा बरं सगळे. डेट ऑफ बर्थचा एक कॉलम आहे आपल्याकडे, मला इयरचा कॉलम क्रिएट करून दाखवा त्याच्यात. So is there any way की सगळे कॉलम एकत्र आपण करू शकतो? इज देअर वे टू सगळे कॉलम एकत्र म्हणजे व्हॅल्यूज म्हणजे बघायचे का? त्या आता ऍडव्हेंचर कस्टमर्स मध्ये पॉवर क्वेरी मध्ये लाईक नॉर्मल जर मी डेस्कटॉपवर असेल ना, तर त्या आता मी जर याच्यावरती क्लिक केलं ऍडव्हेंचर व कस्टमर, आय विल गेट व्हॉट एव्हर कॉलम्स आर देअर इन दॅट. हे बघू शकतो ना आपण इथे. लेट्स से पॉवर क्वेरी मध्ये कसं बघायचं? बघायचं हे कस्टमर की आहे, मला हे बघायचंय की फॉर दिस कस्टमर, या कस्टमर साठी की ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत पुढच्या, त्या व्हॅल्यूज किती आहेत, म्हणजे प्रत्येक कॉलम साठी मला व्हॅल्यूज कुठली कुठली या. आता लेट्स से की इथे आपल्याकडे 8-10 कॉलम आहेत म्हणून ठीक आहे, पण तुमच्या कधी कधी डेटामध्ये 35, 40, 50, 100 कॉलम्स पण असतात. मग लेट्स से मी आता सपोज फॉर एक्झाम्पल हा इथे दिसतंय का हे 1 नंबर, मी याच्यावर क्लिक केलं ना तर तो मला असं असं दाखवेल. कम्पेअर टू हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल कॉलम्सला अनालाइज करणं इझी आहे. कॅन आय सिलेक्ट फ्रॉम देअर लाईक बर्थ डेट आय कॅन सी, तर मी तिथनं डायरेक्ट बर्थ डेट लावून होऊ शकतो का? सिलेक्ट नाही करू शकत, बघू शकतो. नाही, आणि पर्टिक्युलर कॉलमला जाता येतं ना, ते मी दाखवतो ना तुम्हाला. लेट्स से हे बघा, आता इथे होम वर मी गेलो, इथे मी चूज कॉलम करू शकतो. आणि चूज कॉलम मध्ये गो टू कॉलम. दिस इज मोर सेन्स. मला ज्या कॉलम्सला जायचे त्या कॉलम्सला मी जाऊ शकतो, तो सर्च करू शकतो. एज्युकेशन लेवलला क्लिक केलं, ओके, मी एज्युकेशन लेवलला जाईल. ठीक आहे, बर्थ डेट म्हणजे शोधायला इझी आहे. ओके, वेगळं करायचं ना. हे मी तुम्हाला सांगणार नाही, तुम्ही क्रिएट करून दाखवायचं. चालेल. बर्थ डेटच्या कॉलम मधून बर्थ इयरचा कॉलम
सेपरेट करायचा, जसे नवीन कॉलम क्रिएट करायचा. परत करू का? मी केलं पण त्या दिवशी कंडिशनल. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट टेबल ओपन करा. प्रोडक्ट, ऍडव्हेंचर वर्क प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कॅटेगरीज मध्ये काही नाहीये असं ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यासारखं. 4च तर रोज आहेत त्याच्यात. आपण डायरेक्टली सिलेक्ट करतोय, पण हे पण बघत चला की जे आपण कॉलम घेत नाही, जे टेबल घेत नाहीयेत अनालिसिस साठी, त्याच्यामध्ये डेटा काय. आता जर मी प्रोडक्ट कॅटेगरीज जर टेबल बघितलं तर ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यासारखं याच्यात काही नाहीये, राईट. स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल दिसतोय. प्रोडक्ट कॅटेगरी 1 2 3 4 आणि कॅटेगरीचं नेम. लेट्स से मला जर इथे इंडेक्स ऍड करायची असेल 1 2 3 4, कधी कधी आपण इंडेक्स पण ऍड करतो, तर आपल्याकडे इंडेक्स ऍड करायचं पण ऑप्शन आहे. तर इथेच कुठेतरी इंडेक्स कॉलम, कंडिशन कॉलमच्या खाली फॉर्म मध्ये ना वगैरे कंडिशन कॉलमच्या खालीच कॉलम ट्रान्सफॉर्म करा ना. ऍड कॉलम मध्ये खालती हे बघा, इंडेक्स आहे फ्रॉम 0 फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 केलं तर 1 पासून स्टार्ट, 0 कस्टम केलं तर कस्टम देऊ शकतो. इंडेक्स मॅन्युअल आणि ते तर by default आहे ना. जर तुला तुझ्या Starting मनाचा index. index ला असेल तर. म्हणजे कधी कधी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हेडरला जाऊ शकतो. हा तसं पण. आणि कधी कधी त्या प्रायमरी की फॉरेन कीज यांच्या जनरेशन साठी किंवा नवीन की जनरेशन साठी तुम्हाला कधी कधी इंडेक्सिंग क्रिएट करावं लागतं. सो तो ऑप्शन त्यावेळेस यूज होतो आपल्याला इंडेक्सिंगचा. कारण मग तुम्ही ऍडिशन कसं करणार ना, इथे एक कॉलम की 1 पासून ऑटोमॅटिकली इन्क्रीमेंट होऊन तो लास्ट रो पर्यंत जाईल. ठीक आहे. ऑप्शन याच्यामध्ये दुसरे पण आहे, डुप्लिकेट कॉलम्स. तुम्ही तो कॉलम्सला डुप्लिकेट करू शकता. ओके, सो आता आपण बघतोय प्रोडक्ट. ठीक आहे. लेट्स से याच्यातला प्रोडक्ट साईजचा कॉलम कुठे आहे बघा. कसं बघायचंय, आताच दाखवलं आपण. गो टू होम मध्ये जाऊन चूज कॉलम, गो टू कॉलम, प्रोडक्ट साईज. याची मला गरज नाही, तो ह्याला रिमूव्ह करून टाका. कसं करणार रिमूव्ह? एका कॉलमला राईट क्लिक. येस, इकडनं घेऊ शकता किंवा त्या पर्टिक्युलर कॉलमवर राईट क्लिक केलं जरी केलं ते तुम्हाला भरपूर ऑप्शन जिथे तुमच्याकडे आहेत ट्रान्सफॉर्मेशन साठी ते इथे दिसतील तुम्हाला भरपूर. रिमूव्ह करून रिमूव्ह अदर कॉलम्स केलं तर काय होईल? तो सोडला त्याला सोडून सगळे होते. त्याला सोडून सगळे. सो वाईजली रिमूव्ह करायचं, सगळंच रिमूव्ह करून टाकतं. नाही करत डेटा रिमूव्ह, पण डेटा तुम्ही जो इम्पोर्ट केला तो रिमूव्ह होऊन जाईल ना. हेलो हॅलो, सर, अगर बाय मिस्टेक रिमूव अदर कॉलम्स हो गया तो उसको रोल बैक कर सकते हैं ना वापस कि नहीं? ये देखो मैंने रिमूव कॉलम कर दिया, एक ही है ना अभी कॉलम. ये देखो ये स्टेप दिख रहा है यहाँ पे, मैं स्टेप्स को डिलीट कर देता हूँ. ओके. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है
प्रोडक्ट की के कॉलम को सॉर्ट करो असेंडिंग, प्रोडक्ट की के कॉलम को असेंडिंग सॉर्ट करो। किसी किसी का होगा ऑलरेडी असेंडिंग, नहीं होगा तो असेंडिंग करो उसको। एक से स्टार्ट होगा फर्स्ट कैटेगरी ना पहिलाच कॉलम असेल ना। प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सब कैटेगरी की नहीं फर्स्ट वाला प्रोडक्ट की ओनली फर्स्ट सॉर्ट असेंडिंग। सॉर्ट असेंडिंग कसं करणार, एरोज वर ड्रॉप डाऊन करून सॉर्ट असेंडिंग। सर मग त्याने फक्त करंट सिलेक्शनला केलं का बाकीच्या पूर्ण रोजला पण केलं? नाही, सगळ्या रूलच करेल ना, कारण तो प्रोडक्ट की जो आहे ना तो तुमची प्रायमरी की आहे ना, तीच जर फ्लक्च्युएट झाली तर त्याच्याशी असोसिएटेड डेटा पण वरती खाली होणार। ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याकडे प्रोडक्ट कॉस्ट आणि प्रोडक्ट प्राइस हे दोन कॉलम आहेत, त्याला राऊंड ऑफ करा 2 डेसिमल पर्यंत। प्रोडक्ट कॉस्ट आणि प्रोडक्ट प्राइस 2 डेसिमल पर्यंत राऊंड ऑफ करायचं। ऑप्शन तुम्हाला माहिती आहे। हो सर, डन सर। Done? प्रोडक्ट प्राइस भी करना? Yes. प्राइस होगा खाली बिना कॉलम ऐड किए उसी को कर रहे हैं हम लोग 2 डेसिमल। हाँ, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है ना उसको प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट कॉस्ट, आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके भी डायरेक्टली राउंड कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर, मतलब एक साथ भी कर सकते हो। बोलो सर आप न्यू कॉलम नहीं ले रहे ना, उसी को चेंज नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। हाँ एग्जिस्टिंग हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे ना कि ऐड कॉलम। अभी लेट से कि मैंने 15% का डिस्काउंट दिया हुआ है प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर, तो मुझे एक नया कॉलम चाहिए जिसमें 15% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उस प्रोडक्ट की एज अ प्रोडक्ट प्राइस करके आनी चाहिए। ओके सर। फिफ्टीन परसेंट 1.5 हाँ 1.5 कैसे कर सकते हैं इसको? कस्टम कॉलम कस्टम कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंट प्राइस। क्या रहेगा फॉर्मूला? सिलेक्ट करून डिवाइड बाय 15 into 100 नहीं तो 15% तो नहीं इनटू ऐसे कर सकता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस इंटू 0.85, यस सर बराबर ना? 0.85 कैसे है समझा ना? हाँ सर। अगर मैं
15% डिस्काउंट दे रहा हूँ प्राइस के ऊपर, तो बाय कैलकुलेशन मतलब एक्चुअली मेरे जो प्राइस है वो 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितना बचता है 0.85। तो मैं इंस्टेड ऑफ इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस का जो कैलकुलेशन है उसको डायरेक्टली मैं ना करके 0.85 से मल्टीप्लाई करके उस प्रोडक्ट प्राइस को डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ कि आफ्टर द डिस्काउंट कितना प्राइस रहेगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ भी कर लो, इसको 2 तक। राउंड ऑफ 2 नंबरपर्यंत म्हणजे ते फिक्स डेसिमल Fixed decimal. फिक्स डेसिमल आप कितने भी दे सकते हो, तो इसलिए आधीचा कॉलम फिक्स डेसिमल होता, मग हे काय फिक्स डेसिमल? प्राइस है ना, प्राइस मैटर करते ना। काउंटिंग करायचं त्याला. हा ते पण आहे. पण मला वाटलं की त्याचं काउंटिंग करतो तरी ते दोनच घ्यायला पाहिजे. तुम्ही राऊंड पण घेऊ शकता, बट हे कसं आपण थोडंसं एक आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी आपल्याला ऑप्शंस माहित हो, म्हणून हे फक्त थोडंसं डिस्काउंट प्राइस अभी देखो डिस्काउंट प्राइस मैंने क्या बोला है कि प्राइस के ऊपर मुझे 15% डिस्काउंट देना है। 15% डिस्काउंट अगर मुझे किसी चीज के ऊपर देना है, मान लो कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आपको उसकी प्रोडक्ट प्राइस है 100, मुझे उस पर 15% डिस्काउंट देना है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी हुई 85 रुपीज। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मैं इसकी प्राइस को 0.85 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, या मैं इसकी प्राइस को 0.15 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो आंसर आएगा उसको 100 से माइनस कर सकता हूँ। दोनों वे से कर सकता हूँ, बट इजीएस्ट वे कौन सा है कि जितने का डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को 100 से माइनस कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो उस प्राइस को। देखो ये प्रोडक्ट एसक्यू जो है कॉलम, इसमें मुझे ये अंदर वाला जो है ना 2 डिलिमिनेटर के बीच वाला U509 ये मुझे चाहिए बस। तो कैसे लाएंगे इसको, टेक्स्ट बिटवीन करो ट्राई करो, चलो लाओ ये, इसको एक कॉलम बनाओ SKU टाइप करके, जिसमें आना चाहिए ये U509, इतना आना चाहिए, 509 बस उतना ही चाहिए U509। आलं सर. क्या किया, Add column, then extract text between delimiters, start delimiter hyphen, and delimiter also hyphen. ते कॉलम SKU टाइप, SKU टाइप। Text between delimiters 2 असेल. करणार काय? माझं डाऊट आहे का?
Same. आगे से भी रखते हुए change किया। ठीक है। Text delimiter point one ऐसा है. अभी नेक्स्ट एक बनाना है अपने को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हुआ ये वाला कॉलम क्रिएट? हो गया ना? नहीं सर, लैपटॉप पे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मैं करूँ कैसे? ऑनलाइन क्लास चल रहा है. ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आउटपुट हमें कैसे चाहिए कि HL-U509 फर्स्ट डिलीमीटर जो है ना वो रहना चाहिए, उतना ही चाहिए मुझे, HL-U509। उतनी रहना चाहिए। नको आहे फक्त स्लॅश आणि हायफन आर नको. सर असंच ना. HL-U509 त्याच्या नंतरचं नको. आधीचा नको. नाही आधीच मला हा हवा आहे HL-U509। हां. हो गया? Yes, sir. क्या किया बताओ? Add column. सबका हो गया? यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट Text before delimiter घेतलं मी आणि delimiter हायफन टाकलं. Advanced option आणि number of delimiters to skip 1. Text before पण आहे ना सर? टेक्स्ट बिफोरच वापरलं ना आपण। Text before च वापरलंय. फक्त दुसरा फक्त delimiter चा idea. ये जो एडवांस ऑप्शन है ना, ये एडवांस ऑप्शन आपको किस टाइम आएगा कि अगर कोई स्किप करना है आपको डिलिमिनेटर, मुझे स्टार्ट से स्किप करना है या एंड से स्किप करना है, तो मैं एज पर द रिक्वायरमेंट चूज कर सकता हूँ। ओके, Start है ना, start. और हेच background change होता है. जो दो कॉलम क्रिएट हुए ना आपके एसक्यूए के रिलेटेड, एक को एसक्यू टाइप 1 दे दो जो पहले क्रिएट किया हुआ है, बाद वाले को दे दो एसक्यू टाइप। फर्स्ट जो कॉलम क्रिएट किया उसको एसक्यू टाइप 1 दे दो, सेकंड वाले को दे दो एसक्यू टाइप। सेकंड फक्त एसक्यू टाइम द्यायचा. SQ1 करायचं सर. फर्स्ट SQ1. हाँ एसक्यू 1 का काही पण दे, त्याला फक्त एसक्यू टाइप तो लास्ट वाला जो है ना एसक्यू टाइप। Last number of ओके, अभी देखो ये प्रोडक्ट स्टाइल का जो कॉलम है, यहाँ पे मैं अगर उसकी वैल्यूज देखी कि इसमें क्या है, MUW, और ये 0 भी है इसमें, तो ये मिक्स डेटा टाइप हुआ राइट। एक तो उसमें टेक्स्ट रखो, नहीं तो वैल्यूज रखो। MUW और 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 0 को NA से रिप्लेस कर सकता हूँ, नॉट अवेलेबल, तो ये उसका डेटा टाइप भी एक कांस्टेंट हो जाएगा टेक्स्ट, राइट। तो इसको रिप्लेस करो, 0 को रिप्लेस करो NA से, एक ऑप्शन है अपने पास।
एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही करो, नया की जरूरत नहीं है। Replace with this. Done, sir. No way, sir. लोग बहुत शार्प हो रहे। हो गए? Yes. Done? Good. ई प्रोडक्ट स्टाईल जो आहे कॉलम त्याच्यामध्ये जर आपण त्याच्यामध्ये किती व्हॅल्यूज आहे त्याच्यामध्ये कोणी ऍड होत असेल तुला अर्थ सांगतो से प्रोडक्ट स्टाईल हा प्रोडक्ट स्टाईल जो आहे कॉलम त्याच्यामध्ये जर मी डिटेल बघितलं तर तिथे एन ऍड करण्याच्या ऐवजी 0 होतं. तर मला 0 नको आहे तिथे, मला 0च्या ऐवजी मी एन टाकलं जेणेकरून याच्यामध्ये असलेले सगळे जे व्हॅल्यूज आहेत ते एक टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये येतील. राईट, पहिल्यांदा MUW आणि 0 पण होतं. सो 0 नको आहे, 0 ला रिप्लेस केलं NA नॉट अवेलेबल. Before the second element, you add one extra element. आणि तू काय म्हणते? Text before delimit. ऑप्शन येत नाही आपल्याला रिमूव्ह नाही करायचं, ती व्हॅल्यू रिप्लेस करायची. ओके कर, Delimiterची value आहे ना? कॉलम्सला सिलेक्ट करायचं आणि ट्रान्सफॉर्म मध्ये जा. ठीक आहे. हे delimiter आहे. ट्रान्सफॉर्म पण मध्ये तुला रिप्लेस पहिल्यावाल्या delimiterच्या अगोदरचं पाहिजे दुसऱ्यावाल्या delimiter जाऊ. मग advanced option मध्ये जा. रिप्लेस काय करायचं? 0. कशाने रिप्लेस करायचं? तू पहिलं skip कर. पहिलं skip कर. ठीक आहे. ओके मग. ओके, इथपर्यंत झालं सगळ्यांचं? ठीक आहे. तर आता आपण एक पुढचं ट्रान्सफॉर्मेशन बघणार आहे. आपल्याकडे सेल्स 2015, 16 आणि 17 असे 3 टेबल आहेत. राइट, जर मैं ऑब्जर्व केलं, मैंने जब ऑब्जर्व किया इसको, तो इसमें जो कॉलम्स है तीनों में, तीनों टेबल्स में सेम कॉलम है. सेल्स 2015, सेल्स 2016 एंड सेल्स 2017. ओके, अभी वैसे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर उस ईयर का सेल है, 2015 का सेल, 2016 का, 17 का. इसका जो फॉर्मेट है, टेबल का फॉर्मेट है वो सेम है. तो मैं इस तीन इंस्टेड ऑफ ये 3 टेबल रखने से अच्छा मैं तीनों का कंबाइन करके एक टेबल बना सकता हूँ. राइट, तो मैं 3 क्यों रखूँ? जब मैं तीनों का मिला के एक रखूँ तो मेरा जो मॉडल है वो मॉडल भी इजी हो जाएगा देखने के लिए, इंस्टेड ऑफ सीइंग 3 डिफरेंट टेबल्स. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो New group. यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे मर्ज क्यूरीज एंड अपेंड क्यूरीज के ऑप्शन है. मर्ज एंड अपेंड क्यूरीज. अपेंड क्यूरीज क्या होता है, मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहा हूँ. अपेंड मतलब स्टैक कर रहा हूँ, एक टेबल को दूसरे टेबल के नीचे स्टैक कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अपेंड. मर्ज क्या होता है कि मैं टेबल्स के कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ. अगर मैं कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ टेबल्स के तो वो मर्ज में आएगा. अगर मैं अपेंड कर रहा हूँ, उसके रोज बढ़ा रहा हूँ, तो वो अपेंड में आएगा. इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मर्ज. तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या रखने का, अपेंड मतलब स्टैक. मैं अगर कॉलम वाइज मतलब मैं रो बढ़ा रहा हूँ, उसके मैं कॉलम सेम रख रहा हूँ, बस मैं रो बढ़ा रहा हूँ, मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल के नीचे स्टैक कर रहा हूँ, तो वो अपेंड हुआ. अगर मैं उसके कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ, रोज शायद उतने ही है या रोज भी बढ़ जाएंगे, बट मैं अगर उसके कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ तो वो आएगा मर्ज में. एसक्यूएल में ये कंसेप्ट होती है जॉइंस की. राइट, लेफ्ट जॉइन, एंटर. तो जॉइंस किस में आते हैं? आपके मर्ज में आते हैं. हम वहाँ पे कॉलम्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं. ओके, और यूनियन ऑल जो ऑपरेशंस होते हैं आपके, वो आते हैं अपेंड में. यूनियंस ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, उसकी जो रोज है वो रोज बढ़ाते हैं, मतलब स्टैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर कॉलम्स को या टेबल्स को. तो यहाँ पे अपेंड क्यूरीज का जो ऑप्शन, लेट्स से मैं 2015 का टेबल सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 2015 का टेबल सेलेक्ट किया, मैं करता हूँ अपेंड क्यूरीज. जब मैं उसको एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन मिलते हैं, अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू. अगर मैंने ऊपर का ऑप्शन लिया अपेंड क्यूरीज, तो एग्जिस्टिंग टेबल में ही वो एडिशन होगा इसी टेबल के अंदर. ओके, अगर मैंने अपेंड क्यूरी एज ए न्यू किया तो एक सेपरेट टेबल यहाँ पे बन जाएगा, नया टेबल.
मैं क्या करता हूँ, अपेंड क्यूरी जैसे न्यू करता हूँ, इससे नया टेबल बनाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 टेबल्स है या 3 और मोर टेबल्स है। मेरे पास 3 टेबल है, तो मैं 3 और मोर टेबल्स लेता हूँ ऑप्शन। ओके, जो मैंने सेलेक्ट किया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, राइट। मुझे दूसरे टेबल ये 16 का लेना है, राइट। उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं। अगेन मैं 17 का टेबल सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं ऐड करता हूँ। 3 टेबल्स हो गए सेल्स के। बट ये अपेंड ऑपरेशन करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि तीनों के कॉलम्स सेम हो टेबल्स के। उसका डेटा टाइप जो कॉलम्स उसमें स्टोर है उन सारे टेबल्स के अंदर का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, तभी वो अपेंड होगा। भले ही आपके कॉलम्स कम ज़्यादा हो चलेगा यहाँ पे अपेंड में, बट डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डेटा टाइप इन द सेंस कि अगर मैं ऑर्डर डेट को अपेंड कर रहा हूँ 15 के ऑर्डर डेट को 16 के ऑर्डर डेट के साथ, तो दोनों का डेटा टाइप डेट ही होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे इसका एक ABC करके है, राइट। सो हम क्या करते हैं, एक बार उसको पहले अपेंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ एरर आता है क्या। ओके, मैं इसको करता हूँ ओके, देखते हैं ना कुछ आता है तो। ये देखो, ये अपेंड 1 करके एक टेबल क्रिएट हुआ। अगर मैंने लेट्स से इसका जो डेट है ना, ये डेट अपन चेंज करते हैं डेट से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ ईयर का, ताकि अपने को पता चले कि उसमें कितने साल का डेटा है, ठीक है। फिल्टर लगाने जाऊंगा तो यहाँ पे डेट का है ना, डेट का फिल्टर देखो कैसे आते हैं। डेट फिल्टर्स आएगा, डेट्स इक्वल टू, बिटवीन वगैरह ऐसा आएगा, राइट। तो यहाँ पे समझेगा नहीं प्रॉपर। मैं अगर ईयर को एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा 15, 16, 17, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस दोस 3 टेबल्स, मैं एक ही टेबल रख सकता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया, और इसको मैंने इंस्टेड ऑफ अपेंड, इसको नाम दिया मैंने सेल्स फैक्ट। तिन्ही टेबलचा डेटा टाइप एबीसी होता, ऑर्डर डेट से डेट आहे का? हाँ, फक्त 2015 कुठे 2015 येते? डेटाच 2015 चा आहे फक्त। 16-17 काय फाईल नव्हती घेतली का? मग ती अपेंडचा जो ऑप्शन घेता तुम्ही तिथे 2016-17 घ्या ना अपेंड। पहिल्यांदा एकच टेबल सिलेक्ट करा 2015 आणि वरती अपेंड क्युरीज न्यू म्हणा। मग जी पॉपअप विंडो येईल तुमच्या समोर तिथे तुम्ही 3 टेबल सिलेक्ट करा, 2 और 3 टेबल्स आहे ना, 2 टेबल्स 3 और मोर टेबल्स। 3 और मोर टेबल ज्यावेळेस सिलेक्ट करता तर त्यावेळेस ऑलरेडी 2015 त्या सिलेक्शन क्रायटेरियामध्ये आहे तुमचं सिलेक्शन लिस्टमध्ये। तुम्हाला फक्त त्या अवेलेबल टेबलच्या लिस्टमधनं 16-17 ला ऍड करायचे तिथे आणि ओके म्हणायचं। ड्रॉप डाउन कर अच्छा ऐक ना, हे सरांनी काय केलं? आता ये लोड मोर करला सर लोड मोर करावं लागतं, फिल्टर म्हणजे ड्रॉप डाऊन करून। प्रॉब्लेम केला ना तेव्हा जेव्हा फिल्टर दाखवतं ना हा, लोड मोर करा ना, मग मी लोड मोर केलं होतं मग तुम्ही। अच्छा ते म्हणताय व्हय तुम्ही, ओके। तू हे बघ ना, ईयरचा कॉलम ऍड केला होता। इथंच कसं हा कॉलम आणि एक ऍड कॉलम कर ना ईयरचा। सरांनी इथंच केलं असेल ना. आलंय 17चा डेटा 2, 3, 2016 प्रतिवेळेस लोड ड्रॉप ठीक आहे त्यालाच करायचं का ऑर्डर?
झालं तेच पुन्हा ऍड नाही होत फक्त 15 करते. ती ड्रॉप डाऊन कर बरं एक न्यू कॉलम मध्ये इथे इथे इयरच्या ड्रॉप डाऊन कर ट्रान्सफॉर्म करून काढायचं. लास्टचा कॉलम जो आहे ना ट्रान्सफॉर्म करायचं लोड मोर म्हणजे ते नाही केलं direct year. डेटा होता त्याच्यामध्ये फक्त ते लोड करावं लागतं आपल्याला की लोड इन द सेन्स की तुमच्या सिस्टम त्या टेबलमध्ये 17चा पण डेटा आहे फक्त ती जी एक्सपांड करतो जिथे आपण त्याच्यातल्या व्हॅल्यूज बघतो ना तिथे आपल्याला लोड करावा लागतो डेटा कधी कधी जर तिथे खूप डेटा असेल तर हा. तसं ते प्रत्येक वेळेस मला लोड करावं लागतं ते. पण त्याचं इट डझंट अफेक्ट युअर डेटा ना ते डेटा फक्त तुम्हाला विजिबिलिटीसाठी आहे येस याला काय नाही याला काय नाही करत आपण एक आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी की डेटा किती आलाय हे आपल्याला बघायचं 15 16 17चा डेटा आलाय तर मला इथे चेक करायचं असेल ह्या टेबलवर इथे तर डेट आहे ना इथे मी कसं चेक करणार इथे मी जर ड्रॉप डाऊन केलं तर इथे मला बघतो काय बोलतो की डेट वर फिल्टर लावायचं असेल तर डेट इक्वल टू बिटवीन तिथे डेट टाका मग चेक करावं लागेल पण इन्स्टेड ऑफ दिस आपण याचा उपयोग करून एक इयरचा कॉलम क्रिएट केला तिथे चेक केलं की 2015 16 17चा डेटा आला तिन्ही कॉलम चालू आहे आणि याला फिल्टर फिल्टर डेट लागून लागून होत आहे त्याला expect नवीन column. इकडे आलं का इकडे आलं का इकडे तर स्टेप्स आहे ना. अपेंड क्युरी ते टेबल तिथे अपेंड क्युरी ॲज अ न्यू केलं होतं की अपेंड क्युरी केलं होतं न्यू केलं तर नवीन टेबल क्रिएट होईल आणि फक्त अपेंड क्युरीज केलं तर एक्झिस्टिंग टेबल मध्येच ऍडिशन होईल तिन्ही column चा data आहे त्याला तिन्ही table चा data. ये ट्रांसफॉर्म अपना जो ये जो अपेंड का ऑप्शन है ना यहाँ पे देखो अपेंड क्यूरीज के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू मैं अगर अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू ले रहा हूँ तो ही मेरा नया टेबल बनेगा सेपरेट मैंने अपेंड क्यूरीज लिया तो एग्जिस्टिंग टेबल्स में ही वो ऐड हो जाएगा समझ आपको समझा आप थे क्या नहीं थे ना फर्स्ट लेक्चर है आपका ये कितना फर्स्ट है या सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है समझ में आ रहा है फिर थोड़ा समझाओ उनको आपके ब्रदर है वो अच्छा रियल रियल मतलब क्या You guys took it in wrong way. I wanted to ask like real brother or cousin. माझा इथं brother, why you telling us? नाहीये माझं पण तेच होतं केलं चालेल दुसरे 2 कॉलम नाही अगं ते लोड फाइन लोड करायचं ठीक आहे ना तरी पण डेटा टाइप चेंज करून बघितलास चेंज होतोय डेटा टाइप केलंय ते पण नाही केलं माझं पण पण सगळा सगळा डेटा आलाय का? ऍड कॉलम करायचं आहे का? 1000 कॉलम त्यावर नाही ऍड कॉलम नंबर डेटा अभी देखो रुको रुको एक हो गया आपका पण जर 15 इयर झालं दुसरे 2 इयर्स लोड मोड केलं आता लोड मोड केलं ना आता हे काय केलं परत फिल्टर रोज आहे लोड मोड केलं जरी EI मध्ये पण नाही केलं. लोडिंग मला
एक्सेलचे काही अरे let's say फिल्ट्रेशन काय टाकले हातच नाही. खूप खाली असतं इथे तुझा आला ना डेटा 15 16 17 डेटा फक्त 15 दिसतो सर, 16 आणि 17 का नाही येतो? Year load. तरी फॉर एक्झाम्पल मी 17 टाकले तू sales वगैरे कुठे आहे? नाही आपण करू शकतो ना ते आलं ना 17. आणि मग 15 सर क्या चल रहा है सर कुछ समझ अरे में नहीं आ रहा पण फिल्टरेशन काय लावताय फिल्टर लावू नका फिल्टर रोज होतात ना ते आपल्याला सगळा डेटा हवा 15 16 मग कोणतं काय सिलेक्ट करायचं सर? काहीच नका इथे काहीच सिलेक्ट करू नका इथे फक्त तुम्हाला मी दाखवण्यासाठी की 15 16 17 चा डेटा आलाय की नाही ते आपण ड्रॉप डाऊन चेक केले फक्त तिथे आपण कुठलं फिल्ट्रेशन लावलेलं नाहीये नाही, 15 झालं. हा, पहिले 15. नाही, सेकंड. ओके यहाँ तक समझा है सबको Yes. ओके तो ये जो ऑपरेशन था मतलब ये जो हमने टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर अपेंड किया ये ऑपरेशंस हम मतलब अगर उसको क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिक टेबल हो स्टैटिक टेबल इन द सेंस कि जिस टेबल में डेटा इनपुट नहीं हो सकता उसमें जितना डेटा है उतना ही डेटा है तब आप अपेंड कर सकते हैं लेकिन अगर मेरा डेटा कंटिन्यूएशन में है हर अभी मान लो 15 16 17 का डेटा आपके पास है अभी क्लाइंट के पास जब 2018 का डेटा आ जाएगा तब वो डेटा इस डेटा में कैसे आएगा आपने फेच करते समय तो 3 फाइल फेच किए 15 16 17 की मान लो कि आपने रिपोर्ट जनरेट कर दिया क्लाइंट को वो दे दिया रिपोर्ट बट जब वो 2018 आएगा मान लो कि अभी 2023 चल रहा है आपने 23 में रिपोर्ट बनाया आज तक का जो डेटा था वो सब ले लिया रिपोर्ट्स बना के दे दिया अगले साल 24 में जो डेटा जनरेट होगा क्लाइंट का वो डेटा इस डेटा में आएगा नहीं क्योंकि आपने वो फेच नहीं किया हुआ डेटा राइट उसकी फाइल अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई है तो उसको फिर कैसे टैकल करें आप पर उसके लिए आपने जो ऑपरेशन किया आपने स्पेसिफिकली 15 16 17 तीन ही टेबल सेलेक्ट किए राइट अभी इस टेबल में 2018 का टेबल ही मतलब वो टेबल है ही नहीं इसमें सेल्स का इन फ्यूचर अगर वो टेबल आता है ऐड होता है तो जो स्टेप्स आपने किया था उसमें 2018 का टेबल मैन्युअली इंटर नहीं किया हुआ है ना आपने 15 16 17 के टेबल्स को मैन्युअली इंटर किया था अपेंड के ऑपरेशंस में तो आपको अगर वो 2018 का डेटा दिखाना है क्लाइंट्स को तो आप वापिस आपको क्या करना पड़ेगा ये उससे वो फाइल लेनी पड़ेगी डेटा सोर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा 2018 का टेबल आपको फेच करके लाना पड़ेगा पहले इधर और फिर अपेंड के ऑपरेशंस में वो टेबल आपको ऐड करना पड़ेगा तभी वो डेटा दिखेगा तो ये एक स्टैटिक वे हुआ ना ये फिजिबल नहीं है मतलब हर क्लाइंट्स के ऊपर आप ऐसे वॉच करके देखोगे कि आपका डेटा अपडेट हुआ कि आपकी फाइल भेजो हम अपडेट करके देते हैं ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में वो ऑटो अपडेट होना चाहिए अगर क्लाइंट्स का डेटा अपडेट हो रहा है तो आपका डेटा भी ये रिपोर्ट्स भी ऑटो अपडेट होना चाहिए तभी तो रिपोर्ट्स जनरेशन का मीनिंग है राइट सब डायनामिक होना चाहिए एटोमाइज होना चाहिए प्रोसेस तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है जब हम गेट डेटा करके फाइल्स हमने ली थी गेट डेटा में हमने टेक्स्ट CSV का ऑप्शंस लेके 3 फाइल ली थी 15 16 17 की तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उस फोल्डर का पाथ दे सकता हूँ डायरेक्टली उस फोल्डर का पाथ दे सकता हूँ अगर उस फोल्डर में क्लाइंट 2018 की फाइल सेव कर दे तो ऑटोमेटिकली 2018 की फाइल मेरे रिपोर्ट्स में आ जाएगी Will it do the append thing also? यस तो हम क्या करेंगे अभी देखो मैं क्या करता हूँ मैं होम में जाता हूँ यहाँ पे न्यू सोर्स है राइट अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो बाद में देखो ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दो इसमें अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अगर मैंने उसको सेलेक्ट किया तो ये मुझे पूछेगा कि फोल्डर का पाथ पूछेगा कौन से फोल्डर का पाथ राइट फोल्डर का पाथ कौन सा है जहाँ पे मेरा CSV फाइल्स मैंने रखी हुई है ये वाली राइट ये वाली है ना मेरी देखो देखने दो मेरा ये वाला पाथ है
मैं क्या करूंगा, ये पाथ को कॉपी कर लूंगा, अगेन मैं पावर बीआई में गया, यहाँ पे मैंने वो पाथ डाल दिया, जैसे मैं हिट करूंगा ओके, पावर बीआई मुझे क्या शो करेगा कि उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना सारी शो करेगा। ओके, अभी मुझे डायरेक्टली कंबाइन नहीं करना है, राइट, मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, अगर उस पर्टिकुलर फोल्डर में बस ये 3 फाइल होती 15, 16, 17, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसफर डेटा कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अभी मल्टीपल फाइल्स है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक किया मैंने, देखो ये एक कंबाइन एक टेबल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें उसने सिर्फ फोल्डर का पाथ दिया हुआ है, और ये जो फाइल्स है ये फाइल्स के नाम है सारे। अभी यहाँ पे मुझे ये सारे टेबल्स नहीं चाहिए, मुझे कौन से चाहिए, सेल्स चाहिए बस, सेल्स वाली ये 2015, 16, 17, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक फिल्टर डाल सकता हूँ, टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स, यहाँ पे दे सकता हूँ मैं सेल्स, थोड़ा केस सेंसिटिव है तो सेल्स, और मैंने इक्वल किया, ते पूर्ण नाव गेलं वाटतं, नहीं बिकॉज इक्वल्स है ना. नो वेट वेट, नेम टेक्स्ट इक्वल कंटेन्स नॉट इक्वल, कंटेन सेल्स, राइट, ये 3 फाइल आ गई। अभी जब भी हम फोल्डर्स का ऑप्शन देते हैं तो ये मैंडेटरी है कि ये जो फाइल्स के नाम है ना, ये फाइल्स के नाम सेम होने चाहिए, मतलब सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे यहाँ पे एडवेंचर वर्क अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर 2015 है, तो नई जो फाइल ऐड होगी तो उसको सेम ही नाम चाहिए, बस 2018 चाहिए, ये मतलब एक हम रूल्स कह सकते हैं, ठीक है, हम ये क्लाइंट को बोल सकते हो तो एग्जैक्ट सेम नेम की फाइल आपको सेव करनी पड़ेगी, अगर आपने वो नाम चेंज कर दिया तो फाइल यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि आपने जो प्रोसेस में डाला हुआ है कि मुझे सेल्स जिसमें फील्ड है वो वाली यहाँ पे टेबल्स चाहिए, राइट, तो फाइल का नाम सही होना मतलब सेम टू सेम होना जरूरी है यहाँ पे। इसके बाद ये देखो, ये कंटेंट्स के अंडर यहाँ पे 2 एरोस करके कुछ है, यहाँ पे ऑप्शन होता है कंबाइन फाइल्स का, मैंने उसके ऊपर कंबाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, वो क्यूरी को इवेल्युएट करेगा अपने आप, वो क्या करेगा, एक सैंपल फाइल दिखाएगा आपको कि फर्स्ट 200 रोज जो है आपके, वो ऐसे स्कीमा में, मतलब ऐसा स्कीमा में आपका वो नया जो टेबल है वो बनने वाला है। मैं कहीं मैं क्या करूंगा, इसको ओके करूंगा, ये उसने वो हेल्पर क्यूरीज वगैरह ये सब बनाया उसने खुद, एक टेबल क्रिएट करके दिया आपको, सोर्स नेम की मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, ये सोर्स नेम का जो फर्स्ट कॉलम था इसको मैंने रिमूव कर दिया, ओके, अभी मैंने चेक किया वापस मेरा पूरा डेटा आया कि नहीं, मैंने वापस ऐड कॉलम किया, इसमें एक ईयर का कॉलम ऐड कर दिया, चेक किया हमने तो 15, 16, 17 3 साल का डेटा है, राइट। अभी क्रॉस चेक क्या करना है कि जो नया टेबल फॉर एग्जांपल वहां पे ऐड हुआ 2018 का, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल्स है
इस फाइल्स में हम 2018 का टेबल एक सेव कर सकते हैं, एक एक्सेल फाइल, और जिसमें से 2018 का डेटा रख के वो कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 17 का जो है फाइल ये कॉपी कर लिया और इधर ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको नाम देते हैं 18, इसको ओपन कर लिया। Find and replace. से मतलब यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाया मैंने यहाँ पे, लोड गेली बरोबर, लोड तो find and replace करो. सकते हैं ना, किधर है वो कंट्रोल इथं है ना, असं find and select इथं आहे. सर राईट साईड सॉर्ट अजून हा तिथं replace. 2017 हा what replace, I want to replace it, right? फक्त match case select करून Replace with 2018, right? 2018 And replace all. replace. मला ना तो या फाइल मध्ये हवा आहे. ओके, सो इसमें आपला 2018 चा डेटा, राइट? बी लेट्स से हम पावर बीआई में जाते हैं अभी, यहाँ ओके, रिफ्रेश ऑल करते हैं। फाइल ऑटोमॅटिकली यायला पाहिजे. आला आली? तुम्ही आता क्लायंटला रिपोर्ट सबमिट केला आणि त्यांची समजा नेक्स्ट इयरची फाईल जनरेट झाली तर मग हे तेच करता का वर्क? अरे हे काय करतात हे लोक ड्राईव्ह वरती असतात. क्लायंट तर त्यांचं शेअर पॉईंटचा ड्राईव्ह किंवा मायक्रोसॉफ्ट कशाचा पण ड्राईव्ह असू शकतो. मग यांचा डेटा ड्राईव्ह वरतीच असतो कंपल्सरी. किंवा जर मी इयरला चेक केलं तर इथे 2018 चा डेटा आला असेल. हे बघा, 2018 बरोबर. सो अपेंड क्युरीजचा ऑप्शन्स हे आपल्या नॉलेजसाठी ठेवायचं की अपेंड असं करतो आपण, बट ऑलवेज या केससाठी आपण फोल्डर पाथच घेणार. सर लाईव्ह डेटावर काम करतो. दिस इज काइंड ऑफ अ लाईव्ह, मतलब क्लायंट तिकडे त्याचा डेटा अपडेट करत राहील आणि इकडे डेटा येत राहील. ते परत आपल्याला रिपोर्ट ओपन करून हे सगळी प्रोसेस करण्याची गरज. सेम टेबल असल्यावरच ना की आपल्याला टेबल कंबाईन करायचे असल्यावर. हो, कारण मग क्लायंट्स ऑलवेज त्याचा डेटा स्टोअर करताना तो इयर बाय इयरच सेव्ह करेल ना, म्हणजे तो एकाच टेबल मध्ये ना सेव्ह करणार. कारण असं असू शकतं की त्याचा मल्टिपल डिपार्टमेंट्स कडनं डेटा येऊ शकतो, तो जो कंबाईन करेल आणि एका ठिकाणी स्टोअर करेल. हे जस्ट एक आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय. मग हे हा फोल्डर पाथ जो ऑप्शन आहे हा तुमच्या सिस्टम मधला असू शकतो, त्यांच्या ड्राईव्ह वरला असू शकतो, त्यांनी जिथे डेटा स्टोअर केला असेल तिथला. सर पण याच्यासाठी स्ट्रक्चर सेम पाहिजे ना Yes. टेबलचा. Yes. जर डिफरंट असेल तर एनी व्हॅल्यू ऍड होईल. हा, ते नल्स वगैरे ऍड होतील. अजून एक इंटरव्ह्यूला विचारतात की लेट्स से की तुमचा जो टेबल आहे एका टेबल्स मध्ये 3 कॉलम आहे, एका टेबल्स मध्ये 4 कॉलम्स आहे, तर अपेंड त्या केस मध्ये पॉसिबल आहे का? येस. ओके, अपेंड पॉसिबल आहे, युनियन पॉसिबल नाही. एसक्यूएल मध्ये नाही पॉसिबल होते, बट पॉवर बीआय मध्ये अपेंड पॉसिबल होतं.
फोर्थ कॉलम जनरेट होतो, त्याच्यामध्ये नल्स व्हॅल्यू येतात. म्हणजे थर्ड टेबल मधला आणि फोर्थ टेबल, तर थर्ड मधले जेवढ्या रोज असतील तेवढे सगळे नल्स येतील, आणि फोर्थ वाला जो कॉलम येतो त्याच्या व्हॅल्यू जिथपासून स्टार्ट होतील त्या व्हॅल्यू दिसतील तुम्हाला, त्याच्या वरती नल दिसेल. नाही, एसक्यूएल मध्ये जॉईन केलं. हा जॉईन जॉईन वर होतात, पण युनियन मध्ये. ओके, सो आपण इथे थांबूयात. प्रॅक्टिस करा फोल्डर पाथ सर ऑप्शन. क्वेश्चन होतं सर. हॅलो, सर क्वेश्चन होतं एक. क्वेश्चन होता म्हणलं सर एका. क्वेश्चन का? क्वेश्चन सांगू. हा, yes, sir. क्वेश्चन विचारतात की अपेंड ऑपरेशन मध्ये लेट से की एका टेबल मध्ये 3 कॉलम आहेत आणि दुसऱ्या टेबल मध्ये 4 कॉलम आहेत, तर अपेंड नो पॉसिबल सर, होईल नो का? नो सर, ते कळालं सर. मला माझा एक प्रश्न होता की आता तुम्ही म्हणत होता की आता आपण 15 आणि 16 17 घेतलेले आहे, तर मग नंतर हा हा, हॅलो, बोल बोल. हा बोल. मग 15 16 17 घेतलेले आहे, मग पुन्हा हा, हा. नंतर जर क्लायंट कडून जर अपडेट आला असतं की 18चं जे आहे ते टेबल आपल्याला अपडेट झाले ते, मग पुन्हा आपल्याला जे आहे ते फाईल कॉपी करून घ्यावं लागेल. तर मग नाही बट आपण जे नाही नाही म्हणजे आपण 15 16 17 वर जे आपण जे टेबल आहे त्याच्यावर ऑपरेशन केलो आपण, आणि मग पुन्हा त्यांनी 18चं जे मग पुन्हा ते पाठवले अपडेट, तर मग याच्या पण सेपरेट मग पुन्हा अपडेट करावं लागेल का? नाही, तो 2018चा. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जसं 2018ची फाईल एक ऍड करून दाखवली तुम्हाला मी, आणि ती ऍड झाली इथे, राईट? तर जे ऑपरेशन तुम्ही इथे केलेले असतात ना, ती फाईल आधी डेटा ऍड होतो आणि सगळे ऑपरेशन झाल्यानंतरच पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये रिपोर्ट्स मध्ये आपल्याला डेटा दिसतो. तिथे आपल्याला सेपरेटली परत त्या डेटावर ऑपरेशन करावे लागत नाही. म्हणजे ऑलरेडी सर आपण 15 आणि 16 वर केल्यानंतर मग पुन्हा त्यांनी नंतर पाठवलं तर मग पुन्हा त्यातच ते म्हणजे ते आपल्याला डेटा पाठवत नाहीत, ते त्यांच्या ड्राईव्हवर अपडेट करतात, आणि आपण फोल्डर ऑप्शन घेतल्यामुळे तिथे ज्यावेळेस ती फाईल ते सेव्ह करतील, आणि इकडे तुम्ही ज्यावेळेस हे रिपोर्ट रिफ्रेश म्हणून केलं ना, की ऑटोमॅटिकली तो डेटा याच्यामध्ये ऍड होतो. सर ते असं किती म्हणजे किती वेळा आपण रिफ्रेश करावं लागेल, नाहीतर असं फिक्स डेटा घेऊन कम्प्लीट करून मग पुन्हा नंतर डेटा घ्यायचा नाही, असं मग असतं का? आता रिफ्रेशचं जे असतं ना, तर ज्यावेळेस तुम्ही रिपोर्ट पब्लिश करतात पॉवर बीआय सर्व्हिसेस मध्ये, जिथे आपण रिपोर्ट स्टोअर ठेवतो, तर मग ऍज पर द लायसन्स तुम्ही रिफ्रेशची फ्रिक्वेन्सी सेट करता. तिथे आपल्याला ती सेट करावी लागते की तुम्हाला डेली रिपोर्ट रिफ्रेश करायचा आहे की अर्ध्या तासाला रिपोर्ट रिफ्रेश करायचा आहे, ते आपण क्लायंटला विचारून घेतो आणि मग तशी रिपोर्टची फ्रिक्वेन्सी सेट करतो तिथे ऑटोमॅटिक. ते आपण बघणार आहे पुढे पॉवर बीआय सर्व्हिसेस मध्ये रिपोर्ट रिफ्रेश कसा करायचा ऑटोमॅटिक. हे मी मग तुम्हाला आता कंपनीमध्ये जे असं सर, कंपनीमध्ये असं कंटिन्यू डायनॅमिकली ऑपरेशन करत जायचं का, नसतं असं फिक्स असतं सर्व म्हणजे क्लायंट काढून डेटा? नाही, मला समजलं नाही, म्हणजे काय म्हणतो? म्हणजे आता एक क्लायंट आहे, म्हणजे तिने आपल्याला म्हणलेत की या डेटावर मला जे असेल ते रिपोर्ट तयार करून द्या. तर एक कंपनी असं पण, एक क्लायंट असं पण असतात की म्हणजे डेटा घ्या आणि मग पुन्हा अजून थोडा डेटा देतो, मग पुन्हा नंतर आता जे आहे ते डेटा त्याच्यावर तुम्ही काम करा नंतर देतो, असं कंटिन्युअस असतं का, नाहीतर असं फिक्स पण असतं? हा, पण मग ऍक्च्युअली कसं असतं की डेटा जिथे तुमचा स्टोअर केलेला असतो ना क्लायंटने, ते ऍक्च्युअल प्रोडक्शनचा तुम्हाला ऍक्सेस तो देत नाही. तो काय करतो, डमी डेटा तुम्हाला देतो आणि डमी डेटावर रिपोर्ट जनरेट करून घेतो. आणि एकदा की तुमचे रिपोर्ट जनरेशन झालं त्या डमी डेटावर, तुमचे रिझल्ट व्हॅलिडेट झाले, कारण डेटा तो चेंज होत नाही, तो कॉन्स्टंट राहतो. सो व्हॅलिडेट करणं आणि रिपोर्ट तिथे ते इझी पडतं. एकदा की तुमचं रिपोर्ट व्हॅलिडेशन झालं, त्यांना तुमचे रिपोर्ट्स आवडले, की मग तुम्ही फक्त डेटा सोर्स चेंज करता आणि ऍक्च्युअल डेटाला कनेक्ट करता. जिथे डेटा डेली ऍड होत असतो, चेंज होत असतो, तिथे सगळ्या त्या गोष्टी डेटा सोर्सला होत असतात. रिपोर्ट जनरेशन जे तुम्ही करता ते युएटी आपण ज्याला म्हणतो, टेस्टिंग जे एन्व्हायरमेंट असतं तिथे करावं लागतं आपल्याला, जिथे की डमी डेटा असतो, ओरिजिनल डेटा नसतो तिथे, पण ओरिजिनल डेटा सारखाच डेटा असतो. ओके सर, कळालं सर. हा, ओके. दो टाइप के एनवायरनमेंट रहते हैं कंपनी में, एक रहता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक रहता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ भी करो, तुमने डिलीट भी कर दिया ना क्वेरी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. बट इफ यू डू समथिंग इन प्रोडक्शन देन दैट्स अ डिजास्टर.
So you have to do everything in your development and you need to push it to the production. And then you have to observe की ते production ला गेल्यानंतर तुमचं किती error आहे आणि किती नाही. आणि जर error असेल तर तिथं solve नाही करायचं. परत development ला घ्यायचं. किंवा परत development मध्ये ते करायचं. ऍक्च्युअल प्रोडक्शनला आपण हात लावत नाही. आता टेबल क्रिएट केला नवीन टोटल रो किती येते सगळं तिथे येतं ना ते तिथे येतं ना 1000 rows. पॉवर क्युरी मध्ये 1000 रोज दिसतात तुम्हाला, पण पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये बघ तू आता डेटा लोड ज्यावेळेस करशील ना तिथे तुला दिसतं तो टेबल ओपन केला सर हा पूर्ण डेटा ट्रान्सफॉर्म करायचा आहे ना की सेल्स नाही, आता ट्रान्सफॉर्म करायचं. आणि ह्या नेम्सचा जो आहे ना ह्याच्यावर आपल्याला सेल्सचं फिल्टर लावायचं. ते ड्रॉप डाऊन टेक्स्ट फिल्टर कंटेन सेल इकडे इथे एस कॅपिटल. सर माझं अगोदर डेटा कुठेतरी सेव्ह केला होता, पण नंतर मी त्याची जी लोकेशन ती मूव्ह केली. आता मी जेव्हा तो जो डेटा आहे तो हे करतोय ना तर ते हा एरर येतो. कारण तुझी ती फाईल त्याला सापडत नाही ना. हो पण मग चेंज करायचं डेटा सोर्स. इथे डेटा दिसते, सोर्स दिसते ते गिअर आयकॉन वर डबल एरर इथे ब्राउज कर. कुठे ठेवलेली फाईल ती? सर ऍक्च्युली तिथेच आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला फोल्डर मध्ये इथेच आहे ती फाईल. इथे फाईल आहे ही आहे का ती? नाही ही फाईल नाही. टेरिटरी लुकअप जो तू क्रिएट करण्यासाठी जो टेबल्स वापरले टेबल्स कुठे आहे? सर हे सर तो याचा सेम होईल पण खूप टाइम घेतला मला. एकच मिनिट रेकॉर्डिंग स्टॉप.